नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर, जिसमें हम अगले आधे घंटे देखेंगे देश और दुनिया के बड़े समाचार। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। राजमार्ग विकास में बड़ी उपलब्धि, NHAI ने सड़क निर्माण में बनाए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। आंध्र प्रदेश में NHAI ने बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान रचा इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से की बात। दोनों नेताओं का और अधिक दृढ़ता के साथ आतंक से लड़ने का संकल्प। क्षेत्रीय हालात पर भी विचारों का हुआ आदान प्रदान। भारत में दशकों से आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की पाकिस्तान की आलोचना। भारत यूरोपीय संघ के साथ संबंधों की मजबूती पर दिया जोर। वेनेजुएला की स्थिति पर भी जताई चिंता। परंपरागत मूल्यों, सेवा और आंतरिक अनुशासन पर आधारित नेतृत्व के बल पर भारत एक सभ्यतागत लीडर। पुस्तक के विमोचन के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का संबोधन। नेतृत्व के मूल में नैतिक स्पष्टता और सेवा पर दिया जोर। अहिंसा और शांति का मार्ग ही वैश्विक मार्ग। मुंबई में पद्म भूषण श्री रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज के साहित्यिक योगदान पर आधारित ऊर्जा 500 महोत्सव में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संबोधन। जैन दर्शन के अहिंसा, शांति और मानवीय मूल्यों पर आधारित विचारों को बताया प्रासंगिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने आतंकवाद से और अधिक दृढ़ता के साथ लड़ने के अपने साझा संकल्प की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि मित्र प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करके उन्हें और इजरायल के लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं देकर मुझे खुशी हुई। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने आने वाले वर्ष में भारत इजरायल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय हालात पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत ने एक बार फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। दशकों से पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहा है। आतंकी प्रशिक्षण शिविर खुलेआम चल रहे हैं। लग्जमबर्ग में मीडिया से बात करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि भारत अब सिर्फ आरोप नहीं लगाता, बल्कि सच को तथ्यों के साथ दुनिया के सामने रखता है। लग्जमबर्ग की धरती से उन्होंने बिल्कुल साफ संदेश दिया। एक तरफ भारत है जो शांति, सहयोग और वैश्विक साझेदारी की बात करता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो आज भी आतंकवाद को अपनी विदेश नीति का औजार बनाए हुए है। The positive side of it. There is also the challenging side of it. That often, because it is our neighbor, and because there is a shared history, there are people who are insecure, there are people with political agendas who want to advance their interest or their viewpoint by, in a way, going against us, by making us the target of their politics or target of their ideology or whatever it is. We have to contend with that. I mean, that is the way life is. I mean, you don't always get positive things. If it was so easy, why would people like us be around? So I think we have to take that in our stride. There are some exceptions. I mean, for us, the relationship with Pakistan is exceptional, because if you look at the world, I mean, forget for a moment this is our region. Show me in the world in this day and age any country which actually has pursued the kind of policies which Pakistan has against its neighbor. That for decades, you've had these training camps, not secret training camps, they're all training camps in the big cities of Pakistan, very open, where the state, the military supports terrorism, and they've tried to normalize it as though it's their right to do it. I mean, nobody buys it anymore. I mean, everybody knows that these are people who are supported the state. Now, that is also, it's a very unpalatable reality, but it's one which, we cannot sort of be oblivious to. We have to build our policies saying, okay,
That's how that particular neighbor is going to be. So those who are far more willing to work with us and be helpful, positive, we'll have to deal with them in that way. Those who do the kind of things which Pakistan does, we'll have to deal with it in a different way. विदेश मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत और यूरोपीय संघ के रिश्ते अब केवल कूटनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। लक्जमबर्ग में मीडिया को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है। I think we put out a statement yesterday, so I would urge you to look at it. And obviously, what happened, essentially, if I can sum up the statement, the long and short of the statement was that yes, we are concerned at the developments, but we would really urge all the parties involved to now sit down and sort of come to a position which is in the interest of the well-being and the safety of the people of Venezuela. Because at the end of the day, that is our concern. That we would want Venezuela, the country with whom over many years we've had very good relations. So we would like the people to come out sort of well from whatever is the direction of events. आंध्र प्रदेश ने सड़क निर्माण में इतिहास रच दिया है। सिर्फ सड़कें नहीं बनी हैं, बल्कि रिकॉर्ड बने हैं। राजमार्ग विकास के नाम पर आंध्र प्रदेश ने वो कर दिखाया है जो देश में कम ही देखने को मिलता है। बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आरती कलियारा 544G पर सड़क निर्माण में दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, और वो भी एक साथ बने हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टीम ने लगातार 24 घंटे में करीब 29 लेन किलोमीटर सड़क बनाई और 10,675 मीट्रिक टन बिटुमिनस कंक्रीट का इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि ये उपलब्धि भारत सरकार के दृष्टिकोण और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में विश्व स्तरीय राजमार्ग बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को दर्शाती है। उन्होंने इंजीनियरों, मजदूरों और फील्ड टीमों की लगन और कड़ी मेहनत की तारीफ की। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 11 जनवरी 2026 तक इस गलियारे के पैकेज 2 और 3 पर 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की योजना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत को एक सभ्यतागत लीडर बताया है, जिसकी परंपराओं ने निरंतर मूल्यों, सेवा और आंतरिक अनुशासन पर आधारित नेतृत्व पर बल दिया है। उपराष्ट्रपति ने आज दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति आवास में हिंदोल सेन गुप्ता की पुस्तक सिंग, डांस एंड लीड लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्रीला प्रभुपाद का विमोचन किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी प्रभुपाद का जीवन सेवा, विनम्रता और नैतिक स्पष्टता पर आधारित नेतृत्व का उदाहरण पेश करता है। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलते संसार में स्वामी प्रभुपाद के विचार और शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि स्वामी प्रभुपाद ने ऐसी संस्थाओं की स्थापना की जो आने वाली पीढ़ियों तक मानवता की सेवा करती रहेंगी। Always been a civilizational leader of the world from the ancient times. Yes, from the Upanishad to the Bhagavad Gita, from the Bhakti movement to the modern reformers, our tradition has consistently emphasized the leadership rooted in values, service, and inner discipline. Outer discipline is required for the betterment of the society. But if you want the society to be more responsible, then it requires the inner discipline, which is a must. And Srila A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada stands firmly in this lineage. That is his greatness. And we all are thinking that we are old, now what we can do, and yes, our life is almost over, okay, no problem.
like that. But Prabhupada has established nothing is late, only you have to do an effort. उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि नेतृत्व की शुरुआत स्पष्ट विचारों और उन्नत आंतरिक दृष्टि से होती है, जिसके बाद में सामूहिक कार्रवाई में रूपांतरित किया जाना चाहिए। Engage in public life, the lessons are particularly relevant, especially for whether you like it or you don't like it. The political leadership always determines the society's direction, in which way they should follow, which way they should go. So it is more relevant for the leadership in the public leadership and the leaders of the public life. Democratic institutions thrive not merely on rules and procedures, but on trust, restraint, and the spirit of service. That is more important for the people in public life. Leadership, especially in a diverse democracy like ours, must be anchored in empathy, dialogue, and integrity values. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, जहां वो जैन आचार्य पद्म भूषण श्री रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज के साहित्यिक योगदान पर आधारित ऊर्जा 500 महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज जब विश्व में शांति की आवश्यकता है, जैन दर्शन के अहिंसा, शांति और मानवीय मूल्यों पर आधारित विचार बहुत प्रासंगिक हो जाते हैं। अहिंसा और शांति का मार्ग ही वैश्विक मार्ग है। व्यक्ति को हमेशा सही दिशा की ओर ले जाती है और इसीलिए भगवान महावीर के विचार आज भी यथार्थ के विचार हैं। आज भी अगर विश्व में शांति की आवश्यकता है तो विश्व की शांति के विचार भगवान महावीर के विचार थे और उस समय उनकी दृष्टि कितनी व्यापक थी कि आने वाले समय के अंदर विश्व के अंदर जो जो घटनाएं घटेगी, विश्व के अंदर जो अशांति टकरार की घटना घटेगी, उसके लिए अहिंसा और विश्व शांति का मार्ग ही वैश्विक मार्ग होगा। और आज यही वैश्विक मार्ग है जो भारत की आध्यात्मिक संस्कृति से भगवान महावीर ने दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज के समय में जब लोग दैनिक दायित्वों और जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं, ऐसे में 500 पुस्तकों का लेखन पूर्ण करना आचार्य श्री की अद्भुत साधना, अनुशासन और साहित्य के प्रति समर्पण का एक सशक्त प्रमाण है। ये साहित्य समाज को आत्मचिंतन, संयम और सद्भावना की दिशा देते हैं। सोच के साथ एक सकारात्मक चिंतन हो, आंतरिक शांति हो, संयम हो, नैतिकता हो और नैतिक समाज भी हो। और इसीलिए उनकी अलग अलग ग्रंथ निश्चित रूप से हम सबको ज्ञान देते रहेगी और उनकी संवाद की भाषा, शब्द, जो आध्यात्मिक विचार है, वह हम सबको नए दृष्टिकोण के साथ जीवन जीने की राह बताएंगे। बुलेटिन में अब नजर कुछ और प्रमुख खबरों पर। आर्थिक कार्य विभाग ने केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई घोषणा पर अमल के लिए 3 वर्षीय सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना पाइपलाइन तैयार की है। इसमें बुनियादी ढांचे से जुड़े केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 852 परियोजनाएं शामिल हैं। इनकी कुल लागत 17 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जोर देते हुए कहा है कि कृषि अपशिष्ट को मूल्यवान राष्ट्रीय संसाधन में बदला जा सकता है। बायो बिटुमेन विकसित भारत 2047 के विजन की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। सड़क अवसंरचना में बड़ा सुधार होगा क्योंकि भारत व्यावसायिक रूप से बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है।
निर्वाचन आयोग 21 से 23 जनवरी तक दिल्ली के भारत मंडपम में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ECI के तत्वाधान में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में आयोजित किया जा रहा है। सरकार ने कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025 के मसौदे पर जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। हितधारक 4 फरवरी 2026 तक अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। ये नया विधेयक कीटनाशक अधिनियम 1968 और कीटनाशक नियम 1971 को प्रतिस्थापित करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 12 जनवरी को PSLV C-62 मिशन का प्रक्षेपण करेगा। इसरो के मुताबिक उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सवेरे 10:17 पर प्रक्षेपित किया जाएगा। इसके तहत भारत सहित अन्य देशों के 18 उपग्रह भी प्रक्षेपित किए जाएंगे। राष्ट्रीय कपड़ा मंत्रियों का सम्मेलन 2026 कल से असम के गुवाहाटी में शुरू होगा। 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र में नीति, निवेश, स्थिरता, निर्यात, अवसंरचना, विकास और तकनीकी उन्नति पर विचार विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करना है। सम्मेलन में देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कपड़ा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। भगवान बुद्ध के पवित्र पीपर हवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आज दिल्ली में आम जनता के लिए खोल दी गई। 6 महीने तक चलने वाली इस प्रदर्शनी के दौरान लोगों को अवशेषों की झलकियां और उनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रकाश और कमलह प्रबुद्ध व्यक्ति के अवशेष विषय वाली ये प्रदर्शनी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के साथ देश के गहरे सभ्यतागत संबंधों को उजागर करती है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में वित्त वर्ष 2025-26 में 7.4% की वृद्धि का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में ये वृद्धि दर 6.5% रही थी। चालू वित्त वर्ष के लिए GDP के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वास्तविक GDP का स्तर 201 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका अंतिम अनुमान 187 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि सेवा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि अनुमानित वास्तविक वृद्धि एक प्रमुख वाहक है। मंत्रालय ने कहा कि व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण क्षेत्र से संबंधित सेवाओं में इस वित्त वर्ष के दौरान 7.5% की वृद्धि का अनुमान है। दूसरे दर्जे के क्षेत्र में विनिर्माण और निर्माण में 7% की वृद्धि दर का अनुमान है। और अब एक नजर राज्यों की बड़ी खबरों पर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। भाजपा नेता समीक भट्टाचार्य को प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला है। इसके अलावा पार्टी ने अन्य नेताओं को भी प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी है। राजू बनर्जी, देवश्री चौधरी, अग्निमित्रा पॉल, दीपक बर्मन, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय समेत 12 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। PMK के डॉक्टर अंबुमणि रामदास गुट ने तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले NDA गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है। अंबुमणि रामदास ने AIADMK के प्रमुख E पलानीस्वामी से मुलाकात की। तमिलनाडु में NDA का नेतृत्व AIADMK कर रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने 2007 में पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में पुलिस की गोलीबारी में मारे गए प्रदर्शनकारियों को श्रद्धांजलि दी। ये प्रदर्शनकारी भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे थे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये घटना निर्णायक मोड़ साबित हुई थी। दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में सैयद फैज इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान हुई हिंसा के संबंध में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने बुधवार को कहा कि तुर्कमान गेट इलाके में फैज इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान पथराव की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। उन्होंने चेतावनी दी कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सीमा द्वार स्थित ITBP स्टेडियम में आयोजित 2 दिवसीय माल्टा महोत्सव में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने अलग अलग जिलों के किसानों से बातचीत की और माल्टा और नींबू से बने प्रोडक्ट्स का स्वाद चखा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में माल्टा उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार ने इस दिशा में एक ठोस पहल करते हुए माल्टा मिशन शुरू करने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 26 माओवादियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें से 13 पर कुल 65 लाख रुपए का इनाम है। छत्तीसगढ़ शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुकमा पुलिस पूना मारगेम पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान चला रही है। पंजाब सरकार ने राज्य में भीषण ठंड के मद्देनजर सभी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश को 13 जनवरी तक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार के अनुसार ये आदेश सभी सरकारी, निजी, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा। कश्मीर घाटी में शीतलहर का प्रकोप जारी है और अधिकतर हिस्सों में रात का तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया है। गांदरबल जिले का सोनमर्ग जम्मू कश्मीर का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 0 से 10.1 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। आज की खबर में बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं कुछ विशेष तस्वीरों के साथ। आप देखते रहिए संसद टीवी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।